ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला इस पे? एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है, दो मास रखा हुआ है, ए और बी, एक स्प्रिंग के सारे जुड़ा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट है के। ए का जो मास है वो है m और बी का जो मास है वो है 2m। एट t इक्वल्स टू 0 compression in spring is equals to x नॉट। स्प्रिंग पे जो कंप्रेशन होगा वो कंप्रेशन है हमारा x नॉट, ये मान लो, ठीक है। नाउ क्या क्या ढूंढना है? फाइंड displacement of A. Find displacement of A when compression becomes x naught by 2। A कितना डिस्प्लेस करेगा वो निकालना है। दूसरा, velocity of B at that instant ठीक है। डेल्टा W spring on A and B, डेल्टा W स्प्रिंग ऑन A एंड B वहां इंडिविजुअली निकालना है। व्हेन स्प्रिंग कम्स बैक टू नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग कम्स बैक टू नेचुरल लेंथ, ये सारी चीजें हमें निकालनी है। ओके, कैसे निकालेंगे? तो मान लो एट एनी जनरल इंस्टेंट, एट एनी जनरल इंस्टेंट, ठीक है, तो कंप्रेशन इन द स्प्रिंग मान लो है x, कंप्रेशन इन स्प्रिंग वो मान लो है x। अच्छा, अगर मैं a प्लस b प्लस स्प्रिंग को, a प्लस b प्लस स्प्रिंग को एक सिंगल सिस्टम मानता हूं, तो ध्यान देना, नो एफ एक्सटर्नल, तो लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा, राइट। सो अगर मैं ए और बी के बारे में समझूं, किसी भी इंस्टेंट पे छोड़ने के बाद जब ए का वेलोसिटी इस तरफ होता है v1 और बी का वेलोसिटी इस तरफ है v2, ठीक है, ए का वेलोसिटी इस तरफ है v1, बी का वेलोसिटी है v2। सो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, m इंटू v1 इक्वल्स टू 2m इंटू v2, सो v1 विल बी इक्वल्स टू 2v2। v1 का जो वैल्यू होगा वो हमारा 2v2 के इक्वल होगा। यानी ध्यान देना,
किसी भी इंस्टेंट पे अगर ए का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बी का डबल है तो इंटीग्रल v1 dt from any general time 0 to t will be 2 into integral v2 dt from 0 to t. So this will be the displacement of xa from the original position. That will be 2 times the displacement of b. So xa will be nothing but equals to 2xb. ये हम किसी भी जनरल इंस्टेंट के लिए लिख सकते हैं. अच्छा, तो जिस इंस्टेंट पे हमारा कॉम्प्रेशन एक्स नॉट से घट के हो गया है एक्स नॉट बाई 2. ये कॉम्प्रेशन क्यों हुआ है? क्योंकि ए और बी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ है, दोनों ऑपोजिट जा रहा है. मैं एक चीज तो हमेशा लिख सकता हूं, एक्स ए प्लस एक्स बी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो है एक्स नॉट बाई 2, बट एक्स बी जो है वो है एक्स ए बाई 2. सो 3xa बाई 2. तो मेरे पास xa का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी एक्स नॉट बाई 3. ये हमारा ए का टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा. xa विल बी इक्वल्स टू एक्स नॉट बाई 3 और एक्स भी पूछता तो इसका आधा एक्स नॉट बाई 6 वो हमारे पास आ जाएगा. अच्छा, सेकेंड पार्ट के लिए बी वेलोसिटी ऑफ बी एट एनी दैट इंस्टेंट. तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, कंजर्विंग एनर्जी. अच्छा, इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. That is the final spring potential energy half k x naught square by 2 plus a का kinetic energy half m v square plus b का kinetic energy half 2m vb square. So half तो काट के खुश हो जाओ. kx naught square minus kx naught square by 4. So 3kx naught square by 4. ये मेरे पास कितना आएगा? m इंटू वी ए स्क्वायर प्लस 2m इंटू वीबी स्क्वायर. वीबी जो है वो हमेशा होगा वी ए के आधा. इसको मैं वी ए को लिख सकता हूं 2vb, तो 4m वीबी स्क्वायर प्लस 2m वीबी स्क्वायर. राइट, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 6m वीबी स्क्वायर 3k x नॉट स्क्वायर बाई 4. सो मेरे पास कितना आ जाएगा? वीबी स्क्वायर इक्वल्स टू k x नॉट स्क्वायर बाई 8m. सो जो b का वेलोसिटी होगा उस इंस्टेंट पे दैट इज अंडर रूट k x नॉट स्क्वायर बाई 8m. ये मेरे पास b का वेलोसिटी आ जाएगा. अच्छा, इसके अलावा और एक चीज अगर हम ध्यान से देखें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ b डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ a, ये हमारे पास कितना आएगा? दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 2m इंटू वीबी स्क्वायर बाई हाफ इंटू m इंटू वी ए स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू वीबी बाई वी ए का होल स्क्वायर.
तो बी का काइनेटिक एनर्जी बाई ए का काइनेटिक एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पे हमेशा हाफ होने वाला है। तो स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा, स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा तब मैं क्या बोल सकता हूं, ध्यान देना। देखो नेचुरल लेंथ पे जो भी हमारा होगा इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा ए के काइनेटिक एनर्जी पे प्लस बी का काइनेटिक एनर्जी पे। नाउ ए का काइनेटिक एनर्जी बी का डबल है, सो दिस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/6 के एक्स नॉट स्क्वायर। और ये जो काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आएगा वो स्प्रिंग का ही वर्क डन होगा, और तो कोई है नहीं वर्क करने के लिए। सो दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू ऑफ स्प्रिंग ऑन बी। तो इसका डबल वर्क डेफिनेटली ए पर होगा, तो डेल्टा डब्ल्यू ए दैट विल बी इक्वल्स टू 1/3 के एक्स नॉट स्क्वायर। सो दिस इज द एनालिसिस। ठीक है, अगर इनिशियली कॉम्प्रेस करके भी छोड़ूंगा, कोई जनरल इंस्टेंट भी एनालाइज करने बोले तो मेरे ख्याल से हमें कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है उस पर ध्यान दो। ये एक्चुअली मोमेंटम कंजर्वेशन से कुछ भी नहीं है लेना देना, बट कॉन्सेप्ट सिमिलर इस्तेमाल होता है, मैं इसीलिए इसको यहां पर करवा रहा हूं। क्या है मेरे पास, यहां पर इस तरफ एक 2m का मास है और पुली के दूसरे धागे के सहारे एक मास m यहां पर लगा हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ठीक है। नाउ G इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये दिया हुआ है इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। सिस्टम जो है वो हमारा रेस्ट पे है, ठीक है। एंड spring was at natural length। स्प्रिंग हमारा नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है। तो क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड maximum elongation in spring। और ब्लॉक का नाम दे दो, ये A है, ये B है, ये C है। V max of C। C का मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा कितना होने वाला है, ओके। जैसे मैं ये वाला सिस्टम को छोड़ूंगा देन व्हाट विल हैपन, स्ट्रिंग के कारण 2m नीचे आएगा, m ऊपर जाएगा, बट राइट नाउ स्प्रिंग का कोई स्ट्रेच नहीं है, तो C का उस इंस्टेंट पे फ्री फॉल होगा फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0, ठीक है। A और B जो है उन दोनों का वेलोसिटी हमेशा इक्वल होगा, बट C का वेलोसिटी जो है वो डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है। C स्टार्टिंग में हमारा नीचे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और जो हमारा राइट हैंड वाला सिस्टम है
वो राइट हैंड वाला सिस्टम नीचे की तरफ एक्सिलरेट करेगा और नीचे की तरफ एक्सिलरेट करते हुए ये दोनों ऊपर की तरफ खींचेगा और सी जो है वो स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचना चालू करेगा, जिस कारण पे स्प्रिंग हमारा इलोंगेट होगा स्टार्टिंग में। अब जैसे ही हमारा स्प्रिंग इलोंगेट होगा तो सी का रिटार्डेशन चालू होगा, ठीक है। बट सी का अभी भी ध्यान दो, एक बात को समझने का ट्राई करो, सी का अभी भी जो है जब फोर्स इक्वल होगा mg और kx, वहां पर भी सी डेफिनेटली नीचे जाने से रुकेगा नहीं, ठीक है। यानी वो स्प्रिंग को डेफिनेटली फर्दर इलोंगेट तो करेगा, क्योंकि तब तक तो सी के पास एक डाउनवर्ड वेलोसिटी हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सी का डेफिनेटली एक डाउनवर्ड वेलोसिटी हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ओके, नाउ अब एक बात समझो, उसके बाद अब सी का फर्दर रिटार्डेशन होगा, ठीक है। और फर्दर रिटार्डेशन होने के बाद क्या मोशन होगा वो एनालाइज करना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट जहां पे kx इक्वल्स टू mg हो चुका है, उस पॉइंट पे इधर भी अगर इस वाले पे देखा जाए तो डाउनवर्ड फोर्स 2m लग रहा है और यहां पे भी डाउनवर्ड फोर्स 2mg लग रहा है, तो वहां पर जो है सिस्टम का एक्सीलरेशन एक्चुअल में 0 होगा। हां, तब तक 2m जो है डाउनवर्ड वेलोसिटी एक्वायर कर चुका है, ठीक है, और b अपवर्ड। बट उसके बाद अब जो है हमारा एक्सीलरेशन अपना डायरेक्शन बदलेगा फॉर द a प्लस बी सिस्टम। फॉर द a प्लस बी सिस्टम यहां पर डेफिनेटली b अपना एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बदलेगा। नाउ इट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे करते 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 एक जगह पर b का और a का दोनों का वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर होगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर होगा। वहां पे c के साथ क्या होगा वो चीज हमें ढंग से एनालाइज तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो चलो, अगर मैं c के बारे में केवल बात करूं, मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग पहले अगर देखूं, अच्छा, मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग कितना होगा, ध्यान देना। अच्छा, ठीक है, इस चीज को अगर मुझे एनालाइज करना पड़े, सो हाउ कैन वी डू इट। अच्छा, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। मैक्सिमम इलोंगेशन कब होगा? मैक्सिमम इलोंगेशन तभी होना चाहिए जहां पर सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी हो वो हमारा मैक्सिमाइज हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी जहां पर मैक्सिमाइज होगा वहीं पर डेफिनेटली हमारा जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी हमारा मिनिमाइज होगा, क्योंकि सिस्टम का टोटल एनर्जी तो डेफिनेटली हमारा कंजर्व्ड होगा। पहले ये बात को हम समझने का ट्राई करें। अच्छा, स्प्रिंग का पूरा मोशन को अगर मैं देखूं, ध्यान देना, स्टार्टिंग में जो हुआ है, टू एम के ऊपर अपवर्ड टी लगा है, ठीक है। तो इसका एक्सीलरेशन ए में सिंपली लिख सकता हूं, चलो इक्वेशन तो लिख लो पहले, 2mg माइनस टी इज इक्वल्स टू 2ma। बी के बारे में अगर मैं बात करूं, अपवर्ड टेंशन टी लग रहा है, डाउनवर्ड mg लग रहा है, और इसके अलावा डाउनवर्ड kx लग रहा है, यहां पे इसका इलोंगेशन x है। तो b के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, t
इसका एक्सीलरेशन अपवर्ड ए ही होना पड़ेगा। टी माइनस एम जी माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू ए। ये हमारा बी का है फ्री बॉडी डायग्राम। और सी का फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में अगर बात करूं तो अपवर्ड के एक्स लग रहा है, डाउनवर्ड एम जी लग रहा है। ठीक है, इसका एक्सीलरेशन कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। यहां पर मान लेता हूं डाउनवर्ड ए1 मान लेता हूं। ठीक है, सो एम जी इज इक्वल्स टू एम जी माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू एम इंटू ए1। ठीक है, अच्छा बाय द वे वी मैक्स ऑफ सी में डायरेक्टली निकाल सकता हूं, वहां पर मेरा एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए। यहां पे वी मैक्स पहले निकाल देता हूं। एट वी मैक्स A1 definitely equals to 0. तो elongation in spring तब तक जो हुआ है उस इंस्टेंट पे उस इंस्टेंट तक डेफिनेटली ये वाला इलोंगेशन हमारा हुआ है। अच्छा, मैं ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूं, ध्यान देना, टी गॉन, तो मेरे पास आ जाएगा एम जी माइनस के एक्स दैट इज इक्वल्स टू 3ma। सो ये वाले पोजीशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो m इंटू A1 इज इक्वल्स टू 3m इंटू A। A1 इज इक्वल्स टू 3a। जब तक ना स्प्रिंग अपना मैक्सिमम हमारा स्प्रिंग जो है mg/k तक आएगा, ये सिनेरियो पे A1 जो है वो हमारा डेफिनेटली 3a के इक्वल है। Right. Now, here comes the game. So, जो हमारा C का डिस्प्लेसमेंट होगा xc, वो तो मैं लिख सकता हूं हमेशा हाफ इंटू A1 इंटू, मतलब मेन बात समझो, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि सबका 0 है, एक मिनट रुक जाओ समझाता हूं, और हर एक इंस्टेंट पे ए का एक्सीलरेशन, सी का एक्सीलरेशन बी और ए का एक्सीलरेशन का 3 टाइम्स है। तो डेफिनेटली अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो सी जितने टाइम पे 3x से नीचे जाएगा डाउनवर्ड, B उतने टाइम पे x से ऊपर जाएगा और A उतने टाइम से x से नीचे जाएगा। ये तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं। हाँ, वो एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, भाड़ में जाए, बट अगर एक्सीलरेशन कोई फिक्स्ड रेशियो पे है दोनों बॉडीज के बीच में, तो C का डिस्प्लेसमेंट जितने टाइम पे 3x होगा, B का डिस्प्लेसमेंट उतने टाइम पे x होगा, और A का डिस्प्लेसमेंट उतने टाइम पे x होगा। B का अपवर्ड, A का इसमें। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्व करूं, सो ध्यान देना यहां पर इनिशियली जो है उसको मैं अगर लेवल पे मान लेता हूं तो m इंटू जी इंटू 3x, ठीक है, इतने से इसका एनर्जी लॉस हुआ है, प्लस 2m इंटू जी इंटू एक्स
माइनस एम इंटू जी इंटू एक्स। ये हमारा सिस्टम का नेट पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है। ये सी का लॉस, ये ए का लॉस, ये बी का कैन, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ के ठीक है। इतना स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का गेन है, इतना हमारा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का गेन है। अच्छा, सी जब वहां पर v1 वेलोसिटी से नीचे जाएगा, सी का जब v1 होगा तो b का और a का डेफिनेटली जो होगा वो होगा v1/3 और v1/3, डायरेक्शन एक का अपवर्ड एक का डाउनवर्ड। तो हाफ m इंटू, चलो v0 नाम दे देता हूं, प्लस हाफ इंटू 3m इंटू v0/3 का होल स्क्वायर। अच्छा, एक्स और इसमें क्या रिलेशन है? देखो, स्प्रिंग का जो टोटल इलोंगेशन है वो सी के चलते प्लस बी के चलते है। तो टोटल इलोंगेशन को अगर मैं देखूं, सी 3x से नीचे आया है, बी ऊपर x से गया है, तो mg/k का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है। अच्छा, यहां पर कितना आएगा? mgx कट गया तो 4mgx। तो 4mgx के बारे में अगर मैं बात करूं तो mg इंटू 4x का वैल्यू mg/k दैट इज इक्वल्स टू mg²/2k प्लस यहां पर कितना हो जाएगा? mv02 प्लस 2 और यहां पे हो जाएगा mv02/6। ये मेरे पास आ जाएगा। सो मेरे पास सिंपली आ जाएगा m²g²/2k। यहां पर अगर मैं देखूं 4 mv02/6, तो यहां पर हो गया 2, यहां पर हो गया 3 mm काटो। सो मेरे पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया है वो आ गया है अंडर रूट कितना आ गया? 3m/4k इंटू जी। ये मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ चुका है। ये डेफिनेटली हमारा सी का मैक्सिमम वेलोसिटी है, लेकिन ये मैक्सिमम इलोंगेशन नहीं है। सी यहां पर जो है ये अपने मैक्सिमम वेलोसिटी से जाएगा, और अब जो है इस इंस्टेंट के बाद हमारा जो ब्लॉक बी है, वो ब्लॉक बी जो है वो ब्लॉक बी के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स हमारा mg से बढ़ जाएगा। नाउ द सिस्टम विल एक्सेलरेट इन द रिवर्स डायरेक्शन। ओके, तो वहां पर क्या इक्वेशन बनेगा? बिल्कुल उल्टा बन जाएगा, t-2mg इक्वल्स टू 2ma। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा, यानी क्या क्या इक्वेशन बनेगा? देखो, उसके बाद क्या बनेगा? t-2mg इज इक्वल्स टू 2ma। इसका इक्वेशन क्या बनेगा? mg प्लस kx माइनस t इज इक्वल्स टू ma। और अब इसका भी रिटार्डेशन चालू होगी, तो kx माइनस mg इज इक्वल्स टू ma1। और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो वापस मेरे पास सेम इक्वेशन आएगा, kx माइनस mg इज इक्वल्स टू 3ma। तो मेरे पास ये आ जाएगा
a1 equals to 3 again. Okay. So, मैक्सिमम इलोंगेशन होगा जब हमारा तीनों बॉडी रुक जाएगा. ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वापस सेम रेशियो पे आया है, तो बी, सी और ए तीनों हमारा डेफिनेटली सेम पॉइंट पे स्टेशनरी होगा. राइट? सो सिंपल सी बात है, ए बी सी विल अगेन stop at same instant. ठीक है ना. ध्यान देना, ए और बी के बारे में अगर हम बात करें तो उसका वेलोसिटी सबसे पहले 0 से कोई v1 तक डेवलप होगा, फिर v1 से 0 पर आएगा. तो जितना डिस्प्लेसमेंट हमारा a का होने वाला है डाउनवर्ड मोशन में, वापस अपवर्ड रिटार्डेशन में क्या होने वाला है उसके बारे में अगर हम बात करें. ध्यान दो, a जो है वो अल्टीमेटली जब c का वेलोसिटी मैक्सिमाइज्ड है तब a और b का वेलोसिटी भी मैक्सिमाइज्ड है उस इंस्टेंट पे. ठीक है, ये हमने निकाल लिए हैं v0, इन दोनों का है v0/3. ठीक है, उसके बाद इनका वेलोसिटीज वापस 0 पर आने वाला है. सो अगर मैं यहां पर ध्यान दूं, जो डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियली a जितने से नीचे गया है, x से मान लो नीचे गया है, ठीक है, अप टू 0 वेलोसिटी, वो और x से नीचे जाएगा, b और x से ऊपर जाएगा, और c जो है उसके बारे में वो 3x से और नीचे जाएगा. a जो है वो हमारा 2x से नीचे जाएगा. x मेरा इनिशियली नीचे कितना गया है वो मान लिया. तो अल्टीमेटली जब स्टॉप होगा, a 2x से नीचे जाएगा, b 2x से ऊपर आएगा, C 6x से नीचे जाएगा अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन से. तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का लॉस के बारे में बात करूं तो A का पोटेंशियल का लॉस प्लस B का पोटेंशियल का लॉस अगेन प्लस C का पोटेंशियल का लॉस, तो मेरा नेट पोटेंशियल का लॉस कितना हो जाएगा? 8 mgx. और ये सारे चला जाएगा स्प्रिंग पोटेंशियल में. अच्छा, स्प्रिंग के बारे में अगर हम गौर से ध्यान दें, ये हमारा कितना 2x से ऊपर गया है, ये हमारा 6x से नीचे आया है, तो टोटल स्प्रिंग जो इलोंगेट हुआ है वो 8x से हुआ है. ठीक है, तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, हाफ k इंटू 8x², दैट इज इक्वल्स टू यानी x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा mg/4k. ये x है, पर मैक्सिमम इलोंगेशन कितना है हमारे पास? 8x. तो मैक्सिमम इलोंगेशन Emax that is equals to 8x that is equals to 2mg/k. इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. यहां पर मेन गेम था इनके वेलोसिटीज और एक्सीलरेशंस का जो कांस्टेंट रेशियो है. कब एक्सीलरेशन भी हो सकता है, रिटार्डेशन भी हो सकता है, बोथ आर पॉसिबिलिटीज. वो फिक्स्ड रेशियो से हम डिस्प्लेसमेंट्स के बीच में रेशियो निकाल रहे हैं, एंड
और वेलोसिटीज के बीच में रेशियो निकाल रहे हैं, उसी तरीके से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन को वापस समझो, मैंने क्या क्या बोला हूं, जरूरत पड़ने पे दोबारा देखो, तब ये मेरे ख्याल से ढंग से समझ में आ जाएगा। इट्स अ बिट टफ क्वेश्चन, वो उस बारे में कोई हमें शक नहीं है। ओके